टीचर का मतलब है जो आपके देश का, आपकी युवा पीढ़ी का निर्माण कर रहा है। टीचर वो मूर्तिकार है जी। वाओ, वो सुपर टीचर है। आप आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हो? एक रट्टू तोता या एक कॉन्फिडेंट यंगस्टर? ए लिखना सिखाया, बेस बनाया, जिसने आपका बेस बनाया, उन्हें वो याद ही नहीं होंगे। क्या सच में ये फुल टाइम जॉब बन चुकी है? हाँ, आप सोच पर हिंदी जो है, हम सोचते हैं कि अपना मेरा बच्चा हुआ तो मैं सोचती हूँ कि उसे स्टार्टिंग से ही इंग्लिश में कन्वर्सेशन करूँ उसके साथ, ताकि वो उसकी इंग्लिश में कमांड हो जाए। हम सोचते हैं कि हिंदी देंगे ही नहीं तो मैं तो फ्रेशर ही रह जाऊंगी। हाँ, अगर है पंख तो उड़ान दो। ठीक है जिंदगी, कभी सही के लिए लड़ना तो कभी गलत के आगे झुक जाने का नाम है जिंदगी। कभी सही, खुश रहो डिम्पल आते हैं, दुखी रहोगे पिंपल आएंगे। हंसी के माहौल में यादों को याद कर पलकों को भिगाने का नाम है जिंदगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल रिप्लेनिश एजुकेशन एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज हमारे साथ हमारी मातृभाषा मीन्स हिंदी के टीचर जो कि वेल एक्सपीरियंस्ड है अपने फील्ड में, इवन डिफरेंट स्कूल्स में काम कर चुके हैं, और सबसे अच्छी बात इन्हें हिंदी अलंकार अवार्ड्स भी मिले हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं मिसेज हिमांशी मैम। सो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ आए, क्योंकि आपके थ्रू मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो टीचिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो प्रोफेशन अपना टीचिंग चूज करना चाहते हैं, उन्हें बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो थैंक यू मैम फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एंड हेलो एवरीवन। सो हिमांशी मैम, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि हर कोई इंसान ये सोचता है कि कोई और कैरियर नहीं, कोई और प्रोफेशन नहीं तो मैं टीचर तो बन ही जाऊँगा। क्या टीचिंग करना इतना इजी है, और क्या आपने भी यही सोच के टीचिंग ऑप्ट की? देखो, टीचिंग का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बचपन से मम्मी ऐसा बताते हैं कि जब मैं छोटी थी तो गली मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे करके छोटे छोटे बैग टांग के एंड उनको पढ़ाती थी। तो पढ़ाने की तो एक जिद थी, पढ़ाना है। अब वो कैसे पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, मतलब ये कभी सोचा नहीं था। और इस चीज़ के बारे में धीरे धीरे जब बड़ी होती गई तो पता लगा कि अच्छा हाँ, मैं टीचर बनकर ऐसे पढ़ा सकती हूँ। और पढ़ाने से ज़्यादा अच्छा मुझे लगता था बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं आज भी ये मानती हूँ कि अगर आप थोड़ी देर भी बच्चों के साथ है ना, तो आप अपनी जितनी परेशानियां हैं, जितनी टेंशन है, वो भूल सकते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत हैप्पी रखते हैं। और आपने जो कहा कि हाँ टीचर बनना बहुत आसान है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। टीचर बनना अपने आप में एक जिम्मेदारी है। आप अपने आप में आप सोचिए कि एक टीचर है जो डिफरेंट आपके डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये कौन बनाता है? ये टीचर बनाता है। तो टीचर बनना आसान नहीं है। टीचर का मतलब है जो आपके देश का, आपकी युवा पीढ़ी का निर्माण कर रहा है। वाओ, बहुत अच्छी चीज बोली। तो आपने हिंदी ही क्यों चूज की? इसके पीछे थोड़ा सा ट्विस्ट है, हम जानना चाहेंगे। हमारे सब्सक्राइबर्स जानना चाहेंगे, वो बहुत इंटरेस्टेड है। एक्चुअली जब 12th की तो पापा चाहते थे मेरे कि मैं कॉमर्स या साइंस लूँ। जब 10th पास आउट हुई, डॉक्टर बनूँ। तो मैं डॉक्टर तो नहीं बन सकती थी, मुझे बहुत डर लगता है खून देख के, मतलब मैं नहीं बन सकती थी। तो मैंने कहा कि नहीं, डॉक्टर तो नहीं। तो वो उन्होंने कहा कॉमर्स ले लो। मैंने कहा मैथ्स तो बहुत खराब है, मैं तो फेल हो जाऊंगी। नहीं भाई, तो क्या बनना है, पहला सवाल वो हर पेरेंट्स का होता है। 90s के हम बॉर्न है, तो 90s वाले रिलेट कर सकते हैं कि हाँ उस समय साइंस लेने का कितना क्रेज था, कॉमर्स ले लो। मैंने कहा मुझे तो टीचर बनना है। चलो जी, तो पापा को लगा इंग्लिश बोलेगी भाई, इकोनॉमिक्स बोलेगी। मैंने कहा मुझे तो हिंदी का बनना है। वो महाभारत हो गई भाई घर में, तो सब रिलेटिव्स, आपको पता है हिंदी में क्या स्कोप है, क्या करना है। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं जी, मैंने तो हिंदी का ही टीचर बनना है, क्योंकि मुझे कहानियां पढ़ने का, लिखने का, कविताएं पढ़ने का, लिखने का बहुत शौक था, बचपन से ही था। मतलब 7th 8th स्टैंडर्ड में जैसे तोड़ मोड़ के आधे अधूरे शब्दों से मैं कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। तो बस फिर सोच लिया कि नहीं भाई, टीचर बनना है, हिंदी का ही बनना है। बहुत लड़ाइयाँ तब से ही लड़ी, पापा को मनाया, सबको समझाया, एंड नाउ आई फील ग्रेटफुल। मुझे रिग्रेट नहीं होता। क्योंकि आप देखिए कि आज के टाइम पर हिंदी जो है, हम सोचते हैं कि अपना मेरा बच्चा हुआ तो मैं सोचती हूँ कि उसे स्टार्टिंग से ही इंग्लिश में कन्वर्सेशन करूँ उसके साथ, ताकि वो उसकी इंग्लिश में कमांड हो जाए। हम सोचते हैं कि हिंदी वर्ड्स ना ही सिखाएं, पर ऐसा क्यों, हमारी मेंटेलिटी ऐसे क्यों बन गई है? देखिए, आज का जो टाइम है ना, 21st सेंचुरी हम बात करते हैं। इस 21st सेंचुरी में जितने पेरेंट्स हैं, उनको ये होता है कि जी कल को हमारा बच्चा जब पब्लिक प्लेस में जाए या वो पब्लिकली कुछ बोले ना, तो वो
पीछे या पिछड़ा हुआ ना फील करे। और वो क्यों है? क्योंकि हम इतना ज्यादा पाश्चात्य संस्कृति को अडॉप्ट कर चुके हैं, इतने ज्यादा हम लोगों ने फॉरेन लैंग्वेज को ले लिया है ना कि अब हमें लगता है कि नहीं, अगर हमारे बच्चे ने हिंदी बोल दी ना तो उसकी तो बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। वो एज अ पेरेंट हमारे अंदर ना एक डर घर कर गया है। और उसका कारण बताती हूँ, क्योंकि जब हम स्टूडेंट थे ना और कोई फ्लुएंट इंग्लिश बोलता था तो हमने कहीं ना कहीं वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील किया हुआ है सबने। मैं भी यहाँ बैठी हूँ, मैंने भी एक टाइम पे किया होगा। तो वो डर हमारे अंदर हमसे ये करवाता है। लेकिन मैं हर पेरेंट्स को ये कहती हूँ, जो भी जब भी मैं किसी पेरेंट्स से मिलती हूँ या मैं बच्चे से भी बात करती हूँ, मैं कहती हूँ आपका लैंग्वेज पे कमांड होना जरूरी है। वो हिंदी है, इंग्लिश है, क्या है, ये मैटर नहीं करता। आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए कि जब आप हिंदी भी बोलो ना, आप ऐसे बोलो कि 4 लोग जो जा रहे हैं ना वो भी रुककर आपकी बात सुने। है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल, मतलब उनसे अच्छा वक्ता मुझे लगता नहीं है कोई हो सकता है। ठीक है, आप नरेंद्र मोदी को देखें, वो क्या इंग्लिश में स्पीच देते हैं? नहीं, बिल्कुल हिंदी में स्पीच देते हैं। और जब वो बोलते हैं तो मुझे लगता है कि जो उनके विपक्षीय दल के लोग हैं ना, सुनते तो वो भी होंगे बड़े आराम से कि बोल क्या रहे हैं सर। तो इसीलिए कमांड अच्छी होनी चाहिए, डजंट मैटर लैंग्वेज कौन सी है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारी कमांड होनी ज़रूरी है। और ये चीज़ बहुत रियलिटी आपने बोली कि हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ज़रूर होता है कि अगर हमारा सामने वाला पर्सन इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर रहा है और हम इन केस नहीं बोल पा रहे तो हमें लगता है कि अरे मैं इसको सामने से फेस कैसे करूँगा। तो आपके स्टूडेंट्स को आप क्या मतलब बोलना चाहेंगे कि आप हिंदी की तरफ कैसे बढ़े? क्योंकि आप देखिए इवन हम लोग भी ये चीज़ फेस करते हैं। हमने हिंदी 10th तक पढ़ी है पर वो हिंदी पर अब हमारी कमांड नहीं रही है। कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि ऊ की मात्रा कैसे रहेगी, ई की मात्रा छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है। और हिंदी में इवन 10th के बाद कई बार हम लोग दूसरी फील्ड में जब चले जाते हैं हिंदी के ऊपर कमांड ही नहीं रहती है। और अब इनकेस हमें कोई पढ़ने के लिए बोल दे या लिखने के लिए बोल दे तो हम लिख ही नहीं पाते हैं। तो आप हमें कैसे मोटिवेट करेंगे कि हम अपनी मदर टंग को कैसे एनहेंस करें, कैसे हमेशा तक आगे तक लेकर जाना चाहें? क्योंकि मेरा बच्चे को भी मैं अब सिखाऊंगी कि हाँ ये मेरी मदर टंग है, आपको इसको आगे बढ़ाना है। आप मुझे भी सिखा सकते हैं कि मैं अपने बच्चे को कैसे बताऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन। यहाँ एक पेरेंट तो चलो ऐसा है जो कह रहा है कि मैं अपने बच्चे को हिंदी सिखाऊंगा। देखिए मैम, क्या होता है, अगर हम बात करें गाइडलाइंस की, एक टाइम जब हम पढ़ते थे ना स्कूल में तो बहुत स्ट्रिक्ट होता था मात्राओं को लेकर, शब्दों को लेकर। ठीक है, आपने यही पढ़ना है, यही लिखना है। लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने, सीबीएसई ने ये महसूस किया कि भाई बच्चे का ना इंटरेस्ट जो है वो कम हो रहा है। आप देखो, अगर मात्रा गलत है, काट दिया उसका आंसर, 0 मिल रहा है, कट हो जाते हैं। अब आप चेकिंग पे जाओ 10th 12th की, आप देखेंगे कि अब सीबीएसई कहती है कि बच्चे ने अगर लिखा है, डजंट मैटर स्पेलिंग गलत है, अगर उसका आंसर करेक्ट है आपको उसको नंबर देने चाहिए। क्योंकि बच्चे को नॉलेज है। बच्चे को ये तो पता है ना कि हाँ उसका आंसर ये है। अगर बच्चे को ये पता है कि हमने प्रश्न किया है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री कौन है और बच्चे ने लिख दिया नरेंद्र मोदी, उसने अगर नरेंद्र की स्पेलिंग गलत लिखी है, मोदी की स्पेलिंग गलत लिखी है, पर आप पढ़ पा रहे हैं ना नरेंद्र मोदी, आप उसे नंबर देंगे, आप उसको 0 नहीं दे सकते। ये मोटिवेशन इसीलिए है क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो खत्म होता जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी चीज है क्योंकि मैं भी इस चीज को रिलेट कर पा रही हूँ कि जब मैं पढ़ती थी और इनकेस हमारी मात्रा गलत हो जाती थी तो वो रेड मार्क या क्रॉस हो जाता था, मार्क्स कट जाते थे। तो ये तो बहुत अच्छी चीज अगर स्टार्ट की है ताकि बच्चों की कमांड रहे और वो डिस्ट्रैक्ट ना हो हिंदी लैंग्वेज से। देखो कई बार क्या होता है मैम कि बच्चा ना बहुत अच्छा है, बोलना उसका स्पोकन अच्छा है, रिटर्न में मार्क्स आ जाता है। होता है, देखो नॉर्मली है, हमारे साथ भी, किसी के साथ भी हो सकता है। सेम विद इंग्लिश भी ऐसा होता है कि बच्चे की कमांड अच्छी है, बोलता बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उसकी वही बात रिटर्न की बात कर लो तो वो स्पेलिंग से एरर करेगा। ठीक है, तो सारी चीजों के साथ क्या होता है कि कहीं ना कहीं बच्चे का ना उस पर्टिकुलर चीजों से इंटरेस्ट हटता जाता है। मैथ्स में इंटरेस्ट क्यों हटता है, कभी सोच के देखो। मैक्सिमम लोग डरते हैं मैथ से, मैं भी डरती थी। सीरियसली डरते हैं। देखो इंटरेस्ट को छोड़ दो, डर लगने लगता है। वो डर का कारण ही यही है क्योंकि पर्टिकुलर फॉर्मूलाज पे आ जाता है, पूरा सॉल्व करो, आंसर आना चाहिए, गलत हो गया 0 है। तो बच्चा इतनी मेहनत भी करे, अब धीरे धीरे क्या कर दिया भाई, स्टेप बाय स्टेप के नंबर दो। बच्चे को कंफर्टेबल करना, देखो मेन मोटिव होता है किसी भी एजुकेशन पॉलिसी का, बच्चा कंफर्टेबल होना चाहिए जो पढ़ रहा है। वो कंफर्टेबल होगा, वो ज्यादा अच्छे से चीजें ग्रास्प करेगा। वो कंफर्टेबल नहीं है, वो रटेगा।
अब आप देखो, आप आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हो, एक रट्टू तोता नहीं, या एक कॉन्फिडेंट यंगस्टर जो देश के लिए सही चीज करे, सही चीज सोचे। सही चीज सोचे, बिल्कुल, क्योंकि हम अपने यंगस्टर्स को यही सिखाना चाहेंगे, यही बताना चाहेंगे भाई आपके देश को आपको ही आगे लेकर जाना है। तो ये बहुत अच्छी चीज सीबीएसई ने स्टार्ट किया कि आपकी स्टेप वाइज मार्किंग होगी, या अगर आपने लिखा है तो भी आपके मार्क्स मिलेंगे। ये तो बढ़ते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगर कोई टीचर बनना चाहे, स्कूल टीचर बनना चाहे, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपकी बेसिक है ना 12th ओके, अच्छी परसेंटेज, मतलब ऐसा नहीं है, और हाँ कोई भी कर सकता है, साइंस ठीक है। स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमैनिटी वाला बच्चा करेगा। ओके। तीनों में से कोई भी स्ट्रीम है आपकी। आगे आप एनटीटी कर सकते हैं, जेबीटी कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। तो NTT टीचर क्या? ट्रेनिंग वो होता है आपके किंडरगार्टन के लिए। ओके, ठीक है। अब सबसे मुश्किल वही होता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल आपसे है ना, आपको याद है आपकी नर्सरी की टीचर कौन थी? एक्चुअली मेरे मदर टीचर रहे हैं, तो अप टू 5th मैं मम्मा के साथ ही थी। तो मुझे पता है कि मम्मा के जो कलीग थे उन्हीं के फ्रेंड थे, तो वो मुझे टीच करते थे। तो मुझे आज उनका याद है कि वो मुझे टीच करते थे। नाम? बट नीरू मैम। नीरू मैम नर्सरी में वो पढ़ाते हाँ थे। जी। टिल आई थिंक सो 3rd। यही सवाल आप अपने हस्बैंड से करना, उन्हें याद नहीं होगा। फैक्ट है। हाँ। रीजन दे देती हूँ, इवन यहाँ पे ना थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन मुझे ऐसा लगता है हम सब कर देते हैं। आप देखना, एक बच्चा हायर लेवल पे पहुंच गया जी, 10th में उसके बोर्ड एग्जाम में आ गए 99%, बहुत हैप्पी है बच्चा। क्रेडिट गोज टू ग्रेड इंचार्ज, क्रेडिट गोज टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर। व्हाई? जिसने ए लिखना सिखाया, बेस बनाया, जिसने आपका बेस बनाया, उन्हें वो याद ही नहीं होंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे यहाँ ना थोड़ा सा उल्टा सिस्टम है। हमारे यहाँ पे सबसे लोअर, मतलब लोअर इन द सेंस, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ वैसे लोअर मीन सैलरी बेसिस पे अगर मैं आपसे बात करूँ, सबसे कम नीचे से शुरू होती है, किंडरगार्टन के टीचर से, देन वो जाती है पीजीटी। मुझे पीजीटी की सैलरी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है कि किंडरगार्टन जो हमारा बेस बना रहा है वहां कम क्यों है। इवन उनके अंदर तो पेशेंस कितना होता है, वो कैसे छोटे छोटे बच्चे को हैंडल करते हैं, स्टार्ट कराते हैं, क्योंकि बच्चे का ब्रेन तब तक डेवलप नहीं हुआ था, उसको सिखाना सच अ बिग डील। और हम लोग क्या करते हैं कि उन्हीं को इग्नोर कर देते हैं। हमें पता ही नहीं होता कौन है हमारा ग्रेड। हमें ये पता है, अच्छा जब हमारी मेमोरी शार्प होती है, हमारा ये टीचर था, हमें इसने पढ़ाया, या लाइफ में हमें कोई एक ऐसा टीचर याद रहता है हमेशा जिसने हमारी लाइफ को ना चेंज किया, पॉजिटिवली चेंज किया, वो हमेशा हमें याद रहते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि हाँ, उस टीचर को, उस पहले गुरु को, देखो हम कहते हैं कि माँ सबसे बड़ी गुरु है ना, किसी भी बच्चे की जिंदगी में उसकी माँ से बड़ा कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि माँ ही आपको सबको सिखाती है। लेकिन उस माँ का क्या, जिसने माँ के बाद आपका ध्यान रखा। अच्छा। देखो, नर्सरी करते हो, केजी करते हो, आपने तो देखो एक बात बताई कि हाँ मेरे मम्मा के फ्रेंड थे, तो मुझे याद है, अदरवाइज शायद आपको भी याद नहीं होता, मैं भी भूल जाती, मैं भी। लेकिन वो जरूरी है, इसीलिए सबसे पहला गुरु वो है, और उसकी हम इम्पोर्टेंस हम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन हम बड़े होते जाते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार, जिसने हमें पाइथागोरस थ्योरम सिखाई है वो इम्पोर्टेंट है, या जिसने हमें अलंकार पढ़ा दिए, या जिसने भाई आज हमें समास पढ़ा दिया वो इम्पोर्टेंट है। नहीं, जिसने आपको वर्णमाला सिखाई, जिसने आपको अल्फाबेट सिखाए, साउंड सिखाए, ठीक है, जिसने आपको काउंटिंग सिखाई, अगर आपको कोई 1 1 2 और 1 1 2 को ऐड करके 4 आता है, वो नहीं सिखाया होता, तो आप सोच के देखिए कि आप आगे क्या करते। ये तो बहुत अच्छी चीज आप बोल रहे हैं कि हम लोग सीरियसली हम लोग भूल जाते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमें अपने किंडरगार्टन टीचर को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि वही तो बेस बना रहे हैं, पेरेंट्स के बाद वही तो आपको सिखा रहे हैं। अगर हमारा बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा, क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? क्या मैं आगे बढ़ पाती या क्या मैम आप आगे बढ़ पाती? बिल्कुल नहीं। तो हमें ये चीज नहीं भूलना चाहिए। तो आपने जैसे बताया कि एनटीटी मींस नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी किंडरगार्टन टीचर के लिए। तो आगे अगर हमें पीजीटी या टीजीटी में जाना है तो बीएड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बीएड में आपको बेसिकली जो पढ़ाते हैं वो आपके 2 मेन सब्जेक्ट होते हैं, वो 12th के बेसिस पे होते हैं। अगर मैं साइंस स्ट्रीम की हूँ तो एक साइंस हो जाएगा, इंग्लिश हो सकती है साथ में। मैं कॉमर्स की हूँ, अगर बैकग्राउंड से हूँ तो मैथ्स और इंग्लिश हो सकती है। मैं ह्यूमैनिटी से हूँ तो सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये मेरे 2 मेन सब्जेक्ट रहेंगे स्पेसिफाई। हाँ, और इसके बाद जब मैं बीएड कर लेती हूँ तो आई एम टोटली एलिजिबल कि मैं अब टीचर बन सकती हूँ, लेकिन मैं टिल
10th क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हूँ, ओके टिल 10th, ओके, क्योंकि मैंने उतना ही बेसिक पढ़ा है। ठीक है। अब मुझे 11th 12th अगर पढ़ानी है, मुझे पीजीटी बनना है, तो उसके लिए मास्टर्स करना जरूरी है, एमए ओके ओके, किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें आप, Masters हाँ, जिसमें आप अपने आप स्पेशलाइज होना चाह रहे हैं। स्पेशलाइज होना चाहते हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि मैं तो इस एक सब्जेक्ट की, मतलब मेरे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। फिर आप एमए करते हैं, और अगर आप एमए कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पीजीटी के लिए। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, अगर मैं बात करूं, जैसे अलग अलग स्टेट के होते हैं, एचटेट, सीटेट, ये टीजीटी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। डीएसएसबी के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, ये सारे कर कर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप गवर्नमेंट जॉब अप्लाई नहीं करना चाहते, या कई लोगों को गवर्नमेंट जॉब का ऐसा कोई शौक नहीं होता, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करते हैं। तो जैसा आपने बताया, कई लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का होता ही नहीं है अंदर से, तो आपके मन में कभी नहीं आया कि मैं गवर्नमेंट में सेक्टर में अप्लाई करूं? नहीं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ाना है। मेरा मेन फोकस बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है और पढ़ाना है। अब वो मैं पब्लिक सेक्टर में रह के करूं, या मैं प्राइवेट सेक्टर में रह के करूं, या मैं गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब वो मैटर नहीं करता। स्कूल प्रोफेशन तो मैंने बहुत बाद में ज्वाइन किया मैम। मैं उससे पहले, मुझे आज भी याद है कि मैं 8वीं में थी और मैं 6ठी 7वीं के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। ट्यूशन बंदा इन द सेंस पैसे लेके नहीं, गली के बच्चे होते हैं ना, जो शरारती बच्चे होते हैं, तो उनकी मम्मी, हाँ चलो चलो, तो पेरेंट्स भी खुश थे कि चलो होमवर्क हो जाता है, पढ़ रहे हैं। और बहुत ऐसा किया है, मतलब टिल 12th तक तो मैंने बहुत, ये चीज मैं भी रिलेट करना चाहूंगी। तो जैसा मैंने बताया कि मेरी मदर भी टीचर है, तो जब मेरी मदर स्कूल से आते थे तो वो भी ट्यूशंस लेते थे। तो मैं तो पढ़ती थी या नहीं पढ़ती थी, बट जो मम्मी के पास आते थे उनको मैं भी जरूर पढ़ा लेती थी, और अंदर से आता था कि मैं पढ़ा रही हूँ। वो चीज अंदर से आती है, वाइब्स आती है कि हाँ टीच करना है। क्योंकि अभी मैं भी टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, लेक्चरर की पोस्ट पर हूँ, तो ये चीज मैं रिलेट कर सकती हूँ कि हाँ अगर टीचर बनना है तो वो अंदर से वाइब आनी चाहिए कि हाँ मुझे एक्सप्लेन करना आना चाहिए, मुझे सामने वाले के साथ पेशेंस से डील करना आना चाहिए। एक किस्सा सुनाती हूँ आपको। मैं 12th में थी और तब तक डिसाइड नहीं हो पा रहा था पेरेंट्स की तरफ से। आप अपना तो डिसाइडेड होते हो, लेकिन जब मैंने कहा ना 90s बॉर्न बच्चे ये रिलेट कर सकते हैं भाई, हम तो 4 चीजें कहते थे तो एक चीज पे यस होती थी। तो मैंने कहा जी टीचर बनना है, वो भी हिंदी का। तो पहले तो घर में महाभारत से छिड़ गई, बता हिंदी मिला इसको पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए, और इतना कुछ है। और उस समय ना नया 2009 की बात है, ये मेरा 12th की 2009 की बात है। नया ना कंप्यूटर का बहुत क्रेज था, तो सब इसे कंप्यूटर सिखाओ, कंप्यूटर की वैल्यू है। देखो नो डाउट आज के टाइम पे कंप्यूटर है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था ना। मेरा फिर वही बात, मैं जब साहित्य में घुसी हुई हूँ, जब मुझे पढ़ना पसंद है, जब मुझे लिखना अच्छा लगता है, तो मैं क्यों मेटेरियलिस्टिक चीजों पे जाऊँ, जब मैं अपनी नॉलेज से हैप्पी हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। तो बात छिड़ी ऐसे ही एक दिन कुछ घर में, तो आगे से जवाब आया हाँ वैसे टीचिंग जॉब ठीक भी है, 2 महीने की छुट्टियां होती हैं, सुबह टाइम से जाते हैं, दोपहर में टाइम से आ जाते हैं, घर संभाल सकते हैं, पति संभाल सकते हैं, बच्चा संभाल सकते हैं। अब पूछो। बिल्कुल सही कहा कि मुझे भी सुनने में देखने में आता है कि टीचिंग जॉब ऐसे नहीं है कि 8 to 2 आप फ्री हो गए या फिर 9 to 3 आप फ्री हो गए। आफ्टर कोविड स्पेशली, कि क्या सच में ये फुल टाइम जॉब बन चुकी है? हाँ, आप सोच के देखिए कि आप ये कह सकते हैं अपने बच्चे, आप अपने बच्चे को ये कह सकते हैं बेटा मैं सुबह 8 से 2 अवेलेबल हूँ? बिल्कुल भी नहीं कह सकते मैम। अगर उसको वो रात को 12 बजे भी आपको उठा के कहेगा कि आपकी जरूरत है तो आप हो। ठीक वैसे ही मैंने आपको शुरू में ये कहा ना, एक बात बहुत अच्छी मैंने आपसे यही कही कि हम जो हैं, हम सिर्फ टीचर नहीं हैं, हम भारत का निर्माण करते हैं। मेरे ही द्वारा पढ़ाया गया एक बच्चा जो है वो इंजीनियर भी होगा, वो वकील भी होगा, कोई प्रिंसिपल भी होगा। बिल्कुल। तो मैं बाउंड नहीं हो सकती। और स्पेशली आफ्टर कोविड हमारे बच्चे इतने ज्यादा इनसेंसिटिव हो चुके हैं मैम, क्योंकि 24/7 उनके हाथ में फोन था। बच्चे की गलती नहीं मैं बता सकती, सिनेरियो ऐसा था कि बच्चे को फोन देना जरूरी था। बच्चे के पास फोन है, बच्चा सिर्फ क्या पढ़ रहा है उससे नहीं, वो गेम खेल रहा है, कोई वीडियोस देख रहा है। कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता को उसने खुद बहुत चोट पहुंचाई है। आपसे को एक छोटा बच्चा जो जितनी लड़ाई धड़ाई देख रहा है, फोन गेम कर रहा है, उसकी साइकोलॉजी पर कितना इफेक्ट पड़ता है। तो अब इस वजह से क्या हुआ,
24/7 अब हम बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए अवेलेबल अवेलेबल हैं। मुझे आज भी पता है कि स्कूल में ना अक्सर पूछा जाता है टाइमिंग्स, प्रेफरेबल टाइमिंग्स, और मेरा जवाब होता है बेटा रात को 10:30 बजे तक तू कभी भी कॉल कर, आई एम अवेलेबल। मैम कभी भी? हाँ जी कभी भी, क्योंकि देखो 10:30 बजे मैं सो जाती ऑब्वियसली हूँ, सोना है। सुबह फिर 4 बजे उठना है। जाना भी तो है। बट ये क्लियर है कि बेटा आप मुझे 10:30 बजे तक, नो संडे ऑफ, नो एनी गेजेटेड हॉलीडे कि भाई घर पे हूँ तो मैं पिक नहीं करूंगी, आप मुझे कभी भी कॉल करें अगर आपको मेरी जरूरत है। डजंट मैटर आपको मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज चाहिए, आपको जरूरत है। जरूरत का मतलब बच्चा हो सकता है ना कुछ कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। क्या कोई उसे मेंटल इश्यू तो नहीं है, या कोई और उसे स्कूल में कोई भी बात, थ्रेट नहीं दे रहा हो, कुछ भी। आजकल कुछ भी। बच्चे कई बार गुस्से में भी आ जाते हैं, आजकल इश्यूज बच्चे भी हो गए हैं। इनसेंसिटिव लोगों के लिए हैं, लेकिन अगर आप उनके अंदर झांक कर देखें वो बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं। उनको छोटी सी छोटी चीजें भी, मतलब हमें बोलने से पहले सोचना पड़ता है इसको ये बुरी ना लग जाए, या हमें इस तरीके से कहनी पड़ती है कि हम अपनी बात भी पहुंचा दें और हम बच्चे के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करें। तो आपने ये इशू उठाया ही है कि सेंटिमेंट्स और इनसिक्योरिटी और ये सब चीजें, मींस इमोशनल चीजें जो बच्चों की। तो जैसे मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि उस टाइम पे तो जो टीचर्स थे वो बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, उन्हें स्लैप भी लग जाता था, उन्हें डंडे भी लग जाते थे। तो क्या आज भी स्कूल में ये चीजें होती है कि गायब हो चुकी है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, और ठीक भी है। देखो मारना सॉल्यूशन नहीं होता। मारने से तो आप बच्चे को ढीठ बना रहे हो। हाँ, जिस प्रकार देखिए, फिर मैं कहूंगी ना कि दो पहलू होते हैं, हम एक को पकड़ के बैठेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि चेंजेस आए। परिवर्तन चाहिए ना, कुछ संशोधन चाहिए, तो दो चीजें देखकर चले। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं। आप सिर्फ मारेंगे, मटके को डंडा मार रहे हैं वो टूट जाएगा ना, लेकिन एक मूर्तिकार मूर्ति भी तो छैनी से और हथौड़े से पीट के बनाता है ना, और इतनी सुंदर मूर्ति आती है हमारे सामने, एक रूप आता है हमारे सामने। टीचर वो मूर्तिकार है जी। वाओ, क्या आपने बोला है, सीरियसली। आपको मारना कैसे है? देखो मारना मतलब सिर्फ हमेशा हाथ चलाने से नहीं होता कि आपने बच्चे को 2 थप्पड़ लगा दिया और वो काम कर लेगा। नहीं, आप उसके मन पर वो बात पहुंचाओ कि वो कहीं ना इस बात के लिए हो जाए कि यार कुछ भी हो, मुझे इन मैम इन सर को हर्ट नहीं करना। जब उसके अंदर वो वाली फीलिंग आ जाएगी ना, आप देखिएगा कि वो सब वो काम करेगा जो आप चाहते हैं, पॉजिटिव नोट पे करेगा, क्योंकि उसको ये होगा ना, मुझे गुस्सा नहीं करना है। छोटे जब तक हम थे, हम क्या करते थे यार, हमारी मम्मी नाराज हो गई, हाँ, गुस्सा नहीं करना, मम्मा नाराज। वो इमोशनली जब आप अटैच होते हो ना, जब बच्चे से कनेक्ट करते हो, आप देखना कि बच्चे से आप कुछ भी करा सकते हो। बच्चे इतने भोले होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसे डील कर रहे हो। तो वो एक इमोशनल अटैचमेंट, एक कनेक्शन एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में होना बहुत जरूरी है, ताकि वो आपके टीचर की भी रिस्पेक्ट करे, वो काम भी करे, और अपने अंदर तो वो चीजें उन्हें चेंज करेगा ही करेगा। बिल्कुल। तो ये लाइन आपकी सबसे अच्छी लगी मुझे कि एक टीचर एक मूर्तिकार ही है, जो वो इतनी प्यारी सी वो मूर्ति लेकर आएगा जो आगे हमारे यंगस्टर्स के लिए भी एक एग्जाम्पल बनेंगे। तो बढ़ते हैं हम आगे अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्या एक टीचर को सिर्फ टीच ही करना है, या फिर उनसे दूसरे काम या नॉन एकेडमिक चीजें भी कराते हैं आज के टाइम पे? आजकल जो एक टीचर है ना, वो सुपर टीचर है। ओके। मैं एक टाइम पर माँ भी हूँ, मैं नर्स भी हूँ, ठीक है, मैं ड्राइवर भी हूँ, सब कुछ हूँ। देखिए पहले के टाइम पे आप जाओ, आप पढ़ाओ, आप आ जाओ। अब ऐसा नहीं है। अब एक स्कूल में आपको पेरेंट को टाइम टू टाइम टेलीफोन करके बच्चे की रिपोर्ट भी देनी है, आपको बच्चे का डिसिप्लिन भी देखना है, आपको बच्चे के बैग भी देखना है। अननेसेसरी चीज तो नहीं है भाई बच्चे के बैग में, ठीक है, लड़ तो नहीं रहा, आई कार्ड पहना हुआ है, शूज पॉलिश है कि नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें देखने के लिए ना हम हैं अब। बिल्कुल। पहले के टाइम पे घर पे हमेशा एक माँ होती थी देखने के लिए, अब दोनों वर्किंग है। और मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, पेरेंट्स सुबह निकल गए, बच्चा रेडी होके आया है, वो बॉदर ही नहीं करता मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे दिख रहा हूँ। और वो जो बॉदर वो नहीं करता, वो कहीं ना कहीं उसकी जो इमेज है, जो वो एक उसका कैरेक्टर है ना, पर्सनालिटी है, उसको हैम्पर करती है। तो हमें सब कुछ देखना है, नॉन एकेडमिक, एकेडमिक, सब कुछ। और वो सब हम, मेरे हिसाब से हम खुशी से करते भी हैं। ठीक है। तो वही, एक टीचर की जॉब सिर्फ टीचिंग नहीं है, टीचर शुड बी ऑलराउंडर। ओके। तो आपने जैसे बताया कि टीचिंग जो है वो फुल टाइम जॉब है, हमें 24/7 अवेलेबल रहना पड़ता है, काइंड ऑफ।
सो क्या उसके अकॉर्डिंग हमें सैलरी मिलती है, चाहे हम प्राइवेट सेक्टर में जाएं? तो गवर्नमेंट का तो स्किल अच्छा होता है, पर क्या हम प्राइवेट सेक्टर में अगर हम टीच करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पे किया जाता है? प्राइवेट, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, उसी से एक पहले मैं बात शुरू करती हूँ। गवर्नमेंट का स्केल बहुत अच्छा होता है। कितने पेरेंट्स अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डालते नहीं, हैं? नहीं भेजते, बिल्कुल नहीं भेजते। प्राइवेट में भेजते हैं। रीजन बहुत सारे हैं। हर वो इंसान जो एक एग्जाम क्लियर करके बैठा है ना, वो जरूरी नहीं है एक अच्छा टीचर भी हो, या उसके अंदर वो टीचर वाली क्वालिटी हो। समटाइम इट्स हैपन कि यू आर अ वेरी गुड क्या कहते हैं इन एजुकेशन, आप रट रहे हो, है ना, आप बहुत अच्छे रटने वाले इंसान हो, तो आपको 50 क्वेश्चन में से 50 आते हैं, चलो जी पास हो गए, ठीक है, इंटरव्यू भी दे दिया। बट जब बात एथिक्स की आती है एज अ टीचर, वो सारी क्वालिटीज आप में है या नहीं है, वो कौन देखता है? इन प्राइवेट सेक्टर ये एक चीज बहुत अच्छी जो मुझे लगती है कि आपके ना वो सारे एस्पेक्ट देखे जाते हैं। सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं देखी जाती, आपकी डिग्रीज नहीं देखी जाती, सिर्फ इम्पोर्टेंट है। हाँ। मैं कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए गई हूँ तो हाँ जी, मेरी डिग्रीज से, मेरी नॉलेज से, हमारे एंट्रेंस, हमारे भी यहाँ पे टेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं आप डायरेक्ट आपने आके आप चले गए ज्वाइन कर लिया, नहीं, आपका रिटर्न होता है, आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है, आपसे टीचिंग करवा कर भी देखी जाती है, हम डेमो जैसे कहते हैं, डेमो होता है, सब कुछ बहुत अच्छे से होता है, और इन सारे पैमानों पर आपको पहले जज किया जाता है और फिर आपको एक जॉब मिलती है। लेकिन जो आपने सैलरी की बात की, डिपेंडिंग ऑन एरिया टू एरिया एंड स्कूल टू स्कूल। ओके, बहुत अच्छे जो स्कूल हैं जो एक्चुअली में सिर्फ आपको ऐसे गधा मजदूरी नहीं करवाते, जो जानते हैं कि टीचर की क्या वैल्यू होती है और आपके टीचर की वजह से आपका स्कूल है चल रहा है, हाँ बिल्कुल, वो बहुत अच्छा पे देते हैं क्योंकि उनको अच्छा टीचर चाहिए। वो उसको लूज नहीं करना चाहते, तो वो अच्छी सैलरी देते हैं, गवर्नमेंट पे स्केल के अकॉर्डिंग देते हैं। और ऐसे बहुत से स्कूल हैं। कुछ स्कूल्स फिर वही बात है कि जी भारत में है तो भ्रष्टाचार, धांधली तो देखो चलनी है, बेचारे मोदी जी अकेले नहीं कर सकते ना, हमें भी करना है, वो होता नहीं है। तो कुछ जो लोग हैं ना, जो कुछ बीच में काम खराब कर जाते हैं, वो क्या करते हैं कि हाँ सैलरी दे रहे हैं आपको अच्छी, आपके अकाउंट में आ रही है, बट वो आपसे रिटर्न ले लेते हैं। हाँ, ये चीज मैंने भी सुनी है कि स्कूल्स में कई बार ये चीज होती है, या तो वो डॉक्यूमेंट्स पे ज्यादा दिखा देते हैं और इन रियलिटी आपको बहुत कम स्केल दे रहे हैं। ऐसा होता है मैम, ऐसा इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, इसमें आपने कुछ झूठ नहीं सुना, ये वाकई कई स्कूलों की सच्चाई है। और यही कारण है, आप देखना जो बहुत अच्छे स्कूल्स होंगे ना मैम, वहाँ पे आपको टीचर 60 साल में रिटायर होने के बाद जाते दिखेंगे। बट जो ऐसे स्कूल है ना, वहाँ पे हर 15 दिन बाद, हर साल बाद आपको एक नया चेहरा दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे उनकी एप्रिसिएशन नहीं है। आप क्या चाहते हो देखो मैम, बीइंग अ टीचर, आप सिर्फ आपको एप्रिसिएशन मिलती है, आपको रिवॉर्ड के रूप में आपके बच्चे का प्यार मिलता है, आपको आपके प्रिंसिपल से, आपके मैनेजमेंट से शाबाशी मिलती है। एज अ टीचर आप यही अर्न करते हो, क्योंकि हमारे बोनसेस इतने नहीं होते हैं। हाँ। हमारा कोई थाईलैंड का ट्रिप नहीं होता स्पॉन्सर बाय एनीवन, है ना, हम यही कमा रहे हैं। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी एमएनसी से ज्यादा हम काम करते हैं। एमएनसी वालों को तो सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, हमें तो नहीं मिलता है। एक छुट्टी पे भी हमें ये लगता है कि हमें पेपर बनाने हैं। हाँ। मैं लेकर आई हूँ, क्वेश्चन पेपर बनाने हैं, शीट्स बनाने हैं, ठीक है, हमें वर्कशीट्स बनानी है, असेसमेंट बनाने हैं, गूगल फॉर्म बनाना है, बहुत सारी चीजें करनी है मैम, नोट्स बनाने हैं बच्चों के लिए। तो बीइंग अ टीचर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा काम ही हम करते हैं आज के टाइम में। लेकिन उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप किस तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं, देखो वो अप्रिशिएट करने का एक ही तरीका है, आपकी सैलरी। जब आपको वो मंथ के स्टार्टिंग में वो सैलरी आपके अकाउंट में आती है, आपको फील होता है कि चलो आपने जो पूरे महीने काम किया वो बहुत अच्छा काम। तो जैसा आपने बताया कि जरूरी नहीं है कि हर स्कूल में ऐसा हो कि अच्छा ही दे, और हर स्कूल में ऐसा भी नहीं है कि बुरा ही सैलरी स्केल है। डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल। एक और चीज मैं जानना चाहूंगी कि इवन ये चीज तो हर फील्ड में ही होती है कि अगर एक पर्सन अभी पास आउट होके निकला है, उसके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या स्कूल्स में इजीली जॉब मिल जाती है अगर एक फ्रेशर है इंसान, या अभी उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है? तो देखिए 2013 में मेरा बीएड का रिजल्ट आया, मास्टर्स मैंने पहले कर ली थी। बेसिकली मुझे ये था मैं कॉलेजेस में पढ़ाऊँ, ठीक है,
आप यंग रहते हैं, हाँ। कॉलेज में पढ़ाते हैं आप यंग रहते हैं। हाँ। तो किसी ने सजेशन दिया कि यार बीएड साथ में कर लो, क्योंकि कॉलेज में मतलब नहीं देखो हो हाँ, कैसा है टाइम, और सबसे बड़ी बात कंपटीशन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर फील्ड में है, हमारी फील्ड में भी बहुत कंपटीशन है। तो जी नेट जेआरएफ निकालो, पीएचडी करो, तब तक, और बीइंग अ फीमेल ना आपके पेरेंट्स ये कहते हैं बेटा सेटल हो जाओ। हाँ। मतलब देखो अगर मैं उनके प्रोस्पेक्टिव से सोचूं तो वो भी गलत नहीं है। नहीं, बीइंग अ फीमेल, मैंने कहा चलो बीएड कर लेते हैं। मैंने बीएड की, जब मैंने बीएड की थी वो लास्ट ईयर था जब बीएड 1 साल की थी। ओके। उसके तुरंत बाद बीएड 2 साल की हो गई, तो मैं बहुत थैंकफुल, मैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट अभी तो आई थिंक सो सुनने में आ रहा है कि बीएड भी यूजी के बाद भी बीएड 1 ईयर की रहती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आए हैं। हाँ, तो तब उन्होंने कहा कि जी कर लो, तब हमने बीएड की, और बीएड का रिजल्ट मेरा अक्टूबर में आया था, अक्टूबर नवंबर में आया था, 2013 की बात है। और आई वॉज वेटिंग कि यार कोई जॉब अच्छी निकले तो मैं देखूं, अप्लाई करूं। और वो जो मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी ना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश की, वो होती है वो अंदर थी। तो अच्छे स्कूल में कैसे मिलेगी भाई, इंटरव्यू पास करना है ना इंग्लिश में, वो माइंडसेट था इंग्लिश में ही पूछेंगे जी, क्योंकि उससे पहले तो कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं था। तो एक वैकेंसी देखी मेरी मदर ने दिल्ली के स्कूल की, ओके, और वो चली जाओ देख आओ। मैंने कहा यार ट्राई तो करो, पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि चलो ट्राई तो करो। और मैं गई, मैं एंड में नाम बताऊंगी जरूर स्कूल का, क्योंकि आपने वो जो एक्सपीरियंस वाली बात की ना, मैं कहते हैं ना आपको लाइफ में एक पुश मिलना चाहिए। हाँ। और जो वो पुश देता है ना, आप जीवन भर उस इंसान को नहीं भूल सकते। तो जी हम गए, और वहाँ जैसे ही एंटर किया, बहुत बड़ा स्कूल, ठीक है, इतना बड़ा रिसेप्शन, सुंदर सा, ब्यूटीफुल, इतने सारे लोग बैठे हैं। मैंने तो पहले ही अपने भगवान का नाम ले लिया, मैंने कहा यहाँ हो जाएगा मेरा, मतलब आपको फील होता है। सब बड़े बड़े मतलब एक्सपीरियंस लोग बैठे थे। तो रिसेप्शन पे गई, उन्होंने एक फॉर्म दिया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, आपने फिल पर्सनल आपके, ठीक है, वो मैंने फिल करके वो दे दिया। अब मेरा नंबर आया, डर डर के तो मैं अंदर गई, हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो उस समय था बोल दिया, मैं बैठ गई। पहले तो जनरल क्वेश्चन पूछे, टीचिंग ही क्यों, क्या मतलब जनरल उनके भी माइंड में आया, क्योंकि यंगस्टर के साथ होता है ना यार, 22 साल की थी मैं, आई वाज 22 ओनली। तो कहते कि अच्छा आप बच्चे संभाल सकते हो, मैंने कहा हाँ जी। मैंने फिर बताया मैं इतने सालों से स्कूल में मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन मैं टीचिंग, हाँ मैं ट्यूशंस लेती हूँ, मैं कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाती हूँ, तो मैं हूँ इतनी कैपेबल कि हाँ मैं पढ़ा सकती हूँ। बट आप तो भी फ्रेशर है। हाँ, ये वाला टैग, जो फ्रेशर वाला टैग है, वो रिमूव करना बहुत इम्पोर्टेंट। फ्रेशर हैं आप, कैसे करेंगे? मैंने कहा सर अगर आप मौका देंगे ही नहीं तो मैं तो फ्रेशर ही रह जाऊंगी। हाँ। वो शायद मेरी बात, और वो हंसे, वो प्रिंसिपल सर जो है वो हंसे, और कहते हैं अच्छा आप 5 मिनट ना वेट करें बाहर। जब 5 मिनट वेट करने की बात आती है तो आप ये मान लेते हैं कि नहीं भाई अब तो नहीं होने वाला, क्योंकि वेट का मतलब यही है कि आप देखेंगे। 5 मिनट बाद मुझे फिर बुलाया, और सर ने मुझे बोला कि कंग्रेचुलेशन मैम, हमने आपको सेलेक्ट किया है, एंड हमने आप पे बहुत भरोसा किया है, क्योंकि जो आपके साथ एक कैंडिडेट और थे ना, वो केवी क्या उनको बहुत एक्सपीरियंस था, लेकिन आप यंग हैं, आप नई चीजें लाएंगी, आप नए थॉट्स लाएंगी, हम ये सोचकर आपको अपॉइंट कर रहे हैं। और स्कूल का नाम था बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर 12 द्वारका, दिल्ली। और सर का नाम था, जो प्रिंसिपल सर थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मिस्टर कुणाल गुप्ता। और मैं उनको जीवन में कभी भूल ही नहीं सकती। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस पोजीशन पे बैठकर अगर आप उनसे मिल लें, उनसे ज्यादा डाउन टू अर्थ आपको इंसान ही नहीं मिलेंगे। मतलब बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने वो भरोसा मुझ पे किया। एंड यू वोंट बिलीव तमन्ना कि मैंने अपनी लाइफ के 8 साल स्कूल को दिए। ओह, सच अ लॉन्ग पीरियड। जब तक मेरी शादी नहीं हुई। ओके। हाँ, शादी के बाद आपका चेंज हो गया, आप हरियाणा में आ गए हैं। बट सच अ लॉन्ग पीरियड एक ही जगह पर काम करते रहना, हर कोई इंसान सोचते है कि स्विच करो, जैसे कि हर इंडस्ट्री में सोचते हैं कि स्विच करने से अच्छा स्केल मिलेगा, प्रमोशन मिलेगी, बट आपने बहुत ऑप्शन था, लेकिन वो जो एक होमली फीलिंग थी ना तमन्ना, आप लाइफ में ना कुछ भी छोड़ो, लेकिन जिस इंसान ने आपको पुश दिया हो ना, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, वो कभी मत छोड़ो। बिल्कुल। आप लोग करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्यों आज देखो हम स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल सैलरी नहीं देता, मैं आपको लोगों की बात बताती हूँ, हाई सैलरी करके ना बिना एक आपको नोटिस दिए टीचर्स जॉब छोड़ देते हैं। तो सिक्योरिटी तो स्कूल वालों को भी नहीं है, फिर अगर वो आपकी सैलरी रख रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है?
वो भुगते हुए हैं ना उस चीज सीरियसली, पे। तभी तो उन्होंने ऐसा किया है कि 1 महीने की सैलरी तो एटलीस्ट अपने रखो, पास रखो। हाँ जाओ आपने जाना है, क्योंकि एक और आप ये सोचो कि आपने सैलरी के लिए छोड़ दिया, वो आपके जैसा नया टीचर कहाँ से कहाँ से लाएंगे? लेकर आएंगे? बच्चे कितना सफर कर रहे हैं उस बहुत टाइम सफर पे। करते हैं, क्योंकि बच्चों को आदत होती है उस टीचर से पढ़ने की, उन्हें कहीं समझ आ रहा होता है। बट कई बार टीचर होते हैं ना कि वो इमोशनली कनेक्ट नहीं होते। मैंने तभी तो आपको कहा कि देखो पैसा कमाना है, प्लीज गो फॉर अदर जॉब, कॉर्पोरेट जॉब्स और एनी अदर जॉब। बट अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, डोंट डू दीज थिंग्स सिर्फ पैसों के लिए, क्योंकि आपके साथ बच्चा अटैच है, बिल्कुल। पेरेंट्स अटैच हैं, पेरेंट्स आपको अपने बच्चे के लिए कॉल कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब मैं आज, आप यकीन करेंगे कि मैं 10th ग्रेड की इंचार्ज हूँ, ग्रेड इंचार्ज, मतलब थी प्रीवियस टू प्रीवियस स्कूल में, अब मैं 9th की हूँ। लेकिन पेरेंट क्या डिस्कस करते हैं? हमारा बच्चा खाना नहीं खाता मैम, प्लीज इतने बड़े बच्चों के लिए भी उन्हें ये लगता है कि घर में मम्मी की नहीं सुन रहा, पर टीचर मैम की की सुन सुनेगा। लेंगे। वो अटैचमेंट ही तो है। हाँ जी, हाँ जी। और आप सिर्फ कुछ पैसों के लिए आप वो छोड़ के बिना बताए चले जाओ जी। नोटिस पीरियड है, आप उसे ये तो सर्व चाहते हो, करो। आप ये चाहते हो कि आपको स्कूल वाले निकाले नहीं, आपको वो नोटिस दे। बिल्कुल। स्कूल वाले भी तो यही तो चाहते हैं, आप हैं ऐसे कि मत at least inform करो। इन्फॉर्म करो, 1 महीने 2 महीने का नोटिस दो, ताकि वो भी तो अरेंज करे ना, उनको भी तो एक टीचर चाहिए। बिल्कुल। और ऑन द स्पॉट जो टीचर जब हम रखते हैं ना, फिर वो मजबूरी का नाम ही हो जाता है कि भाई अब वो उतना कैपेबल है अरेंज नहीं करना है कि हाँ चलो काम चल रहा है, that's बच्चों it। का एटलीस्ट पढ़ाई का नुकसान ना हो, हाँ, बच्चे syllabus कुछ पूरा तो पढ़े, कराना है। सिलेबस हो जाए। ये सारी चीजें होती हैं, अकेले एक कल्प्रिट नहीं है, दोनों एंड पे गलतियां होती हैं। तो एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी मैम कि आपने जैसे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का डिफरेंशिएट किया कि हाँ हम एज अ न्यू पेरेंट हम लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि काइंड ऑफ हमारे अंदर भी थोड़ा सा मेंटेलिटी हमारी ऐसी बन गई है और थोड़ा सा लैग भी रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो प्राइवेट स्कूल की अगर बात करें तो आपको नहीं लगता कि कई बार स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा बर्डन दे दिया जाता है, या फिर छुट्टी वाले दिन भी उनकी क्लासेस चल रही है? क्योंकि आज सुबह ही मॉर्निंग में मैंने किसी के घर पर विजिट किया, तो वहाँ पर उनकी बेटी जो थी वो 3rd स्टैंडर्ड में स्टडी कर रही है, तो आज गवर्नमेंट हॉलीडे वाले दिन भी उनके स्कूल क्लासेस लगा रहे हैं। मतलब टीचर के ऊपर तो चलो जो है सो है, वो स्टूडेंट के ऊपर भी थोड़ा सा लगता है कि क्या क्यों करा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में ज्यादा पढ़ाई नहीं होती। देखिए, मैं अगर बात करूं, जब हम स्कूल में थे, आप थे, हमारे पेरेंट्स थे, क्या उस समय कोई आईपीएस नहीं बनता था, कोई जज नहीं बनता था, कोई डॉक्टर नहीं बनता था? कौन सी एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी, कौन सी कोचिंग लगती थी? वही बच्चे का पढ़ना। गवर्नमेंट स्कूल में मैक्सिमम, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे बने हुए हैं, प्राइवेट तो देखो अब आए हैं जी। आप ये देखें कि पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल लेता है 2 कारण से। फर्स्ट ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड आपका जो वहां पर फैसिलिटीज आप अवेल कर रहे हैं। मैक्सिमम अच्छा जो प्राइवेट स्कूल है वो आपको फुल्ली एसी देगा। पेरेंट्स चाहते हैं ना घर में बच्चा एसी में, तो एसी में ही रहे। आपको गर्मियों में ठंडा पानी मिल रहा है, सर्दियों में गर्म पानी मिल रहा है, वॉशरूम बहुत क्लीन है, ठीक है, फैसिलिटीज है, कैंटीन फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ट्रिप्स पे जा रहे हो, ठीक है, देन बच्चे का ड्रेसिंग सेंस की भी मैं बात करूं, सब कुछ अगर मैं आप ओवरऑल एक बात करूं ना, सारी चीजें अवेलेबल होती हैं प्राइवेट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल के साथ प्रॉब्लम ये है, अब तो फिर भी बहुत हद तक चेंज हो गए हैं। पहले तो आप जा ही नहीं सकते थे। मैंने अपनी बीएड की ट्रेनिंग एक गवर्नमेंट स्कूल में की थी। हाँ, वही गवर्नमेंट स्कूल्स में ही होती है और मुझे याद है कि मुझे ऐसा होता था, यार ब्लैक बोर्ड ठीक नहीं है, चेयर्स ऐसी हैं, विंडो टूटी हुई हैं, कैसे मतलब पढ़ रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय तो फिर भी बहुत बेटर हालात में होते हैं, बहुत। मैं केवी से पढ़ी हुई हूँ और कभी हमें ये प्रॉब्लम फेस नहीं हमने की कि वॉशरूम गंदे हैं, कुछ ऐसा है। बट हाँ, अगर आज आप उसको प्राइवेट से कंपेयर करते हैं ना मैम, तो प्राइवेट स्कूल के तो वॉशरूम्स या जो कॉरिडोर्स होते हैं नीट एंड क्लीन एंड एवरीथिंग, देखें आकर आपको लगेगा यार ये तो बहुत अच्छा है, ये तो होटल को फेल कर रहे हैं, इतना उन्होंने मेंटेन किया है। तो अब आपने जो बात की ऑनलाइन क्लासेस की, देखिए मैम ये डिपेंड होता है, समटाइम इट्स हैपन कि पेरेंट्स भी बोलते हैं क्लासेस के लिए, समटाइम इट्स हैपन हाँ कि भाई आप लगाओ, हमारा बच्चा पूरा दिन घर में हमें तंग करता है, ये करता है, वो करता है। ये पेरेंट्स के भी थॉट होते हैं, मैंने कई बार, क्योंकि हम वही एक्सपीरियंस कर चुके हैं। मतलब आज के टाइम पे ये है रियलिटी कि पेरेंट्स भी थोड़ा ज्यादा बर्डन डाल रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। बट क्यों? पहले के बच्चे भी तो आईपीएस लगते थे, आईएएस बनते थे, या डॉक्टर बनते थे, पायलट बनते थे। बट मैं ना
बहुत अच्छी एक चीज कहीं सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप एटलीस्ट 7 से 8 साल तक तो अपने बच्चे पे ना बर्डन डालो ही मत। नहीं डालो। लेट इट बी, वो क्या कर रहा है। हाँ, कुछ पर्टिकुलर चीजों पे आप फिक्स रहो, ये मेरा भी मानना है। बच्चा 100 चीजें करता है ना, नहीं, हाँ। 60 चीजों पे बी लीनियंट, ओके। 40 चीजों पे बी स्ट्रिक्ट, लेकिन वो 40 चीजों पे हमेशा स्ट्रिक्ट रहो। ये नहीं कि आज घर पे कोई गेस्ट आ गया तो बच्चा पूरा दिन टीवी देख रहा है और वैसे आप बच्चे को मार रहे हो टीवी क्यों देख रहा है। नहीं, क्योंकि बच्चे का रूटीन भी तो चेंज हो रूटीन रहा चेंज कर रहे हो ना। बच्चा रोज सो रहा है 8 बजे, आज बच्चा सोया 10 बजे, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना वो 6 बजे उठेगा। बिल्कुल। सिंपल है, आप अपने साथ कंपेयर करके देखिए ना कि आप एक चीज पूरे महीने करते हो और आप उसके बाद अगले ही दिन, एक महीने के बाद आप चेंज कर रहे हो, आपकी बॉडी प्रॉब्लम देगी आपको, बिल्कुल। आपका मेंटल लेवल आपको प्रॉब्लम देगा। तो बच्चे के साथ भी ये है, डोंट प्रेशराइज। मतलब यहाँ मैं टीचर होके नहीं, यहाँ मैं एक मदर होके भी कह रही हूँ, डोंट प्रेशराइज योर चाइल्ड। डोंट बी लाइक कि हाँ ये नहीं करना, यही करना है। उसको भी चांस दो। ओके। कहते हैं ना हमें कि अगर है पंख तो उड़ान दो, उसे उड़ने दीजिए। क्योंकि वो जितना खुद से सीखेगा, जितना बाहर खुद से लोगों के साथ मिलजुल कर सीखेगा, जितना एक्सप्लोर करेगा, आप उसको सिखा ही नहीं सकते उतना। बिल्कुल। आप तो यही सिखाओगे ना ये एप्पल होता है, वो बाहर जाके सीख कर आता है, नहीं नहीं ये एप्पल के साथ बहुत सारी ये चीजें होती हैं। और वो जब आपको बताएगा ना, आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे, अच्छा ये सारी चीजें ये सीख कर आया है। तो उनको वो चीजें दो, स्ट्रिक्ट रहो पर्टिकुलर चीजों पर। 60 से 70% चीजों पे लेट इट बी। वो जो 30% 40% चीजें है ना, वो डिसिप्लिन की होनी चाहिए, वो मोरालिटी की होनी चाहिए, वो एजुकेशन की नहीं होनी चाहिए। वो आज ही तो कल सीख लेगा। बिल्कुल। आप कौन सा बचपन से पढ़ते आ रहे थे, मैं कौन सा बचपन से सीखती आ रही हूँ, या जितना आपने पढ़ा कौन सा आज आपको सब कुछ याद नहीं है। आप कुछ भी कर रहे हो वो बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स मोरालिटी, डिसिप्लिन। मैं 2 चीजें हमेशा अपनी क्लास में कहती हूँ, इफ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग ना, आप कुछ भी बन सकते हो। गुड लॉयर, गुड डॉक्टर, गुड एक्टर, इफ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। अदरवाइज अगर आप गुड ह्यूमन, आप अच्छे एक्टर है ना, जरूरी नहीं है आप अच्छे इंसान है। और इंसान अच्छा होना जरूरी है। आज के टाइम पे आप अगर इंसान अच्छे हैं, इट्स मीन आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे। आपको आपका नाम लेके किसी के चेहरे पे खुशी आ रही है ना। कई बार क्लासेस में क्या होता है ना, बच्चे ऐसा बोलते हैं, मैम इसने ऐसा किया, मैम उसने, देखो जनरल है, बच्चे बात करते हैं, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। तो एक बार यही हो रहा था कि मैम मेरी लाइफ में ना तो कोई ऐसा है ही नहीं, मतलब ऐसा कोई मिला ही नहीं मुझे कि हाँ जो मुझे सपोर्ट करे। छोटा बच्चा है, हाँ मेरी लाइफ में ऐसा हुआ ही नहीं। कितनी लाइफ है। मैंने बोला नहीं बेटा, कितनी लाइफ जी ली आपने। ये तो मैं भी बोलती हूँ अच्छी नहीं लगती है अभी कि मेरी लाइफ है, अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है जीने के लिए। मैंने कहा चलो आपकी लाइफ में वो कोई नहीं आया, आप तो किसी की लाइफ में वो कोई बन जाओ। आपकी लाइफ में नहीं है ना वो ही चीजें मैम, कि आप बच्चे की साइकोलॉजी को अभी जानते ही नहीं है। बच्चा क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, अनप्रिडिक्टेबल है बच्चा। तो आप घर में जैसे रह रहे हैं, जैसा माहौल है, अगर आपको घर में आप बच्चे को 24 घंटे सिर्फ रोक टोक कर रहे हैं, नो 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 नो, वो वैसा ही इसका नेचर बन जाएगा। आगे जाके वो क्लास में भी यही करेगा, वो अपने वर्क प्लेस पे भी ऐसा करेगा, वो अपनी मैरिड लाइफ में भी ऐसे। मतलब सोच के देखो, एक छोटी सी आपको सिखाओगे तो वो पूरी लाइफ में वही करेगा ही करेगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि हम कई बार कहते हैं कि ये मैम हम सबके साथ है ना, सबसे छोटा शब्द है, सबसे मुश्किल होता है कहना। क्योंकि हम अपने बच्चे को पता है क्या करते हैं, आंटी ने बोला है करो अभी करो, मैंने बोला है करो, क्यों करो। बच्चे को तो सेटिस्फाई करो कि उसे करना है कि नहीं करना। अगर वो उसको ठीक लगेगा वो करेगा। आप उसको हाँ करवा देते हो, फिर जब वो अपने वर्क प्लेस पे मार खाता है, वो अपने साथ वालों के साथ बुली होता है, फिर हमें प्रॉब्लम होती है हमारा बच्चा बुली हो रहा है। मत करो ना, हर चीज में हाँ की क्या जरूरत है। मुझे नहीं याद मैम कि मेरा बेटा एक बार में ना बिना क्वेश्चन के काम कर दे। क्यों करना है। और इट्स गुड अगर उसको बोल, हाँ जैसे जनरल नॉर्मल जो डिसिप्लिन होते हैं, भाई हम आते हैं घर में, मम्मा पानी दे दूं, पानी देता है, पापा को पूछता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे ये कहेंगे ना कि दैविक अभी चुप रहना है, तो उसका पहले सवाल होगा ठीक है लेकिन क्यों बता दो। बच्चा तो वैसे भी पूछेगा क्यों, ये चीज हो रही है तो क्यों। और आप उसको जवाब दो। आप जितना उसकी क्यूरियोसिटी को आप दूर करोगे एज अ पेरेंट, बच्चा उतना ज्यादा सेंसिबल रहेगा हर जगह। आप देखो एज अ पेरेंट हम ये चीजें नहीं करते मैम। स्कूल में प्रॉब्लम आती है, स्कूल वाले टीचर्स कहते हैं आपका बच्चा रूड है, चुप है, या बहुत बोलता है। ये सब रीजन है। आप बच्चा घर में नहीं बोलेगा बिल्कुल, तो वहां तो बोलेगा, वो कहीं तो बोलेगा। जैसे आपने बताया कि उन्होंने बोला कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता या किया नहीं आज तक, तो और 12-13 साल का बच्चा, वो चीज अगर उसके पेरेंट्स सुनेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा कि
हम हैं उसके पास अभी, और ये बच्चा अपने फैकल्टी के साथ जाकर ये बोल रहा है कि मेरे पास कोई भी नहीं कोई सपोर्ट नहीं। करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट भी हम ये गलती करते हैं। और ये चीज आपको देखिए कि बच्चा किसके साथ शेयर कर रहा है, टीचर के साथ। तो जैसा मैम ने स्टार्टिंग में बताया कि टीचर काइंड ऑफ मदर या फिर पेरेंट्स आप बोल सकते हैं, तो वो बच्चा शेयर करता है अपने टीचर के साथ। और मैम की जो भी कन्वर्जेशन रही है, मुझे एज अ पेरेंट भी ये चीज़ बहुत सीखने को मिल रही है कि मुझे क्या करना है अपने बच्चे के साथ, कि मुझे कैसा रहना चाहिए, कैसा बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे अपने। तो मैम आप हिंदी के टीचर रहे हैं, तो मैं ज़रूर आपसे कुछ 2 लाइन कविता की कुछ भी सुनना चाहूँगी। बिल्कुल, मैं ज़रूर सुनाऊंगी। और काफ़ी टाइम से लिख रही हूँ मैं। बहुत बड़ी कोई कवित्री लेखिका नहीं हूँ, बस शौकिया तौर पर जी। लिखती हूँ। मतलब जब कभी कुछ मन में आता है, कुछ दिखता है, कुछ लगता है, कुछ महसूस होता है ना, तो बस जो शब्द समझ में आए वो उन लिख पे, देते हैं। हाँ, उसको पन्नों पर उतार दिया, वही मेरी कविता होती जी। है। तो बहुत पहले लिखी थी ये मैंने, जिंदगी के ऊपर ही। उस समय कुछ ऐसे ही सर्कमस्टांसेस थे, मतलब कि मैं खुद लाइफ को समझने की कोशिश कर रही थी, तो उस समय ये कुछ लिखा था। जिंदगी कविता का नाम है। बहुत उतार चढ़ाव दिखाती है जिंदगी, हंसा के भी रुलाती है जिंदगी, गम के साथ खुशियों की सौगात है जिंदगी, कुछ अपनों में घुलती तो कुछ अपनों के साथ है जिंदगी। देखो, समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी को देना, अपनी लाइफ का टाइम देना सबसे प्रीशियस गिफ्ट इस दुनिया में वो है टाइम। और अगर आपका समय जो लौट कर नहीं आएगा, वो समय आप किसी और के लिए दे रहे हो, डिवोट कर रहे हो, अपने आप को घोल रहे हो उसमें। कभी आपने डिस्प्रिन को देखा है ना, वो पानी में डालो और वो घुल जाती है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि डिस्प्रिन का अस्तित्व खत्म हो गया। काम तो वो वही करेगी। आपकी जिंदगी भी काम वही कर रही है, लेकिन आपने कुछ समय के लिए अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा, अहम हिस्सा आपने किसी और को दिया। वो किसी और में आपका परिवार, समाज, देश, दुनिया, कोई भी हो सकता है। तो वो अपनों में घुलती जिंदगी, और कुछ अपनों के साथ है जिंदगी। आप बैठे हो परिवार के साथ, हंस बोल रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, घूम रहे हो, वाटर पार्क जा रहे हो, मूवी देख रहे हो, ठीक है, अपने मम्मी के साथ बैठ के आप दुनिया जहान की गॉसिप कर रहे हो, ये अपनों के साथ है जिंदगी, स्पेंड कर रहे हैं हम टाइम। और जब आप रिवाइंड करोगे ना, तो आपको ऐसे मोमेंट दोबारा मिलते ही नहीं, आप जी नहीं पाते जो एक बार जी लिए। हर दिन एक नई सीख है जिंदगी, कभी सही के लिए लड़ना तो कभी गलत के आगे झुक जाने का नाम है जिंदगी। कभी सही के लिए लड़ना, आप सोचेंगे सही के लिए कौन लड़ता है? सही है वो, उसके लिए लड़ने की क्या जरूरत है? श्री कृष्ण सही के लिए ही तो लड़े, महाभारत सही के लिए तो लड़ा गया, हक के लिए लड़ा गया। और हक का मतलब सिर्फ धन दौलत प्रॉपर्टी नहीं होती। हक का मतलब जहां आपको लगता है कि आपकी बात को तवज्जो मिलनी चाहिए, जहां आप सही हैं, आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, आपकी बात सुनी जानी चाहिए, वो हर जगह पर आपको लड़ना है जी। वो सही के लिए लड़ना जरूरी है। वो कहते हैं ना कि आज भाई कोई कृष्ण नहीं आएगा, द्रौपदी को अपनी लाज खुद बचानी है। बिल्कुल बिल्कुल। इतने सक्षम आज हर व्यक्ति है जो अपनी बात खुद रख सकता है। तो इसीलिए कभी सही के लिए लड़ना तो कभी गलत के आगे झुक जाने का नाम है जिंदगी। गलत के आगे तो श्री राम झुके थे जी, जहाँ अगले दिन उन्हें राजा बनना था और वो वनवास चले गए जी। किसे पता था कि जिंदगी ऐसा भी एक मोड़ लेगी उनके आगे। अपना गम भूल दूसरे की खुशी में नाच उठना है जिंदगी। देखो, अपने लिए तो सब खुश होते हैं, हाँ। पड़ोसी की गाड़ी आई है, आप खुश हो, तो वो जिंदगी है ना, है जिंदगी। यूजुअली तो लोग जल जाते हैं आज के टाइम पे कि हाँ उन्होंने ऐसी तरक्की क्यों कर ली। लेकिन उसमें भी खुश रहो, वो आपकी जिंदगी है, वो काउंटेड है। बिल्कुल। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ, खुश रहो, डिम्पल आते हैं, दुखी रहोगे, पिंपल आएंगे, एंड आई डोंट वांट पिंपल इन माय लाइफ। तो इसीलिए दूसरों की खुशी में नाच उठना है जिंदगी। तो कभी हंसी के माहौल में यादों को याद कर पलकों को भिगाने का नाम है जिंदगी। वाओ। अक्सर सही और गलत के बीच झूलती है जिंदगी, और कुछ इस कदर अकेले तन्हा सी बीत जाती है जिंदगी। ऐसी है हम सबकी जिंदगी। हम सबको लगता है जिंदगी में, मैं ना अक्षय कुमार की बहुत बड़ी फैन हूँ। उसका एक गाना है नमस्ते लंदन का, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर हंस के इस दन में तन्हाई रहती है। ये हम सबके साथ है, कहीं ना कहीं हम अकेले हैं। और ये इस सत्य को हमें स्वीकारना है। मृत्यु पर जब मृत्यु के निकट जाते हैं ना,
सिर्फ ये शरीर ही है आपका जो साथ जाएगा, बिल्कुल, बाकी तो कोई नहीं जाता। कितना अच्छा हस्बैंड है, कितने अच्छे बच्चे हैं, कोई नहीं जाता। तो जिंदगी में वो तन्हाई होना जरूरी है, और जिस व्यक्ति ने वो तन्हाई को खुशी से जीना सीख लिया ना, वो लाइफ में कभी मात नहीं खाएगा, क्योंकि उसको फिर ये फर्क ही नहीं पड़ेगा कि मैं टेबल पे अकेले बैठ के खाना खा रहा हूँ, मुझे कोई कंपनी ही चाहिए। ऐसे पता है कितने सारे लोग हैं हमारे, मतलब मेरे ग्रुप में, ग्रुप इन द सेंस कि मैं, मेरे कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो कहते हैं हम अकेले मूवी देखने नहीं जा सकते, हम अकेले शॉपिंग नहीं जा सकते, हम अकेले खाना नहीं खा सकते। और मैं एक ही बात कहती हूँ, मुझे तो कार्ड चाहिए, पैसे चाहिए, मैं अकेले कहीं भी जा सकती हूँ। आई लव माई कंपनी। बिल्कुल, अपने आप को एंजॉय करना आना चाहिए, अपने आप को प्यार करो। इस दुनिया में आप अगर खुद से प्यार करते हो, ये दुनिया आपसे प्यार करती है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो, ये दुनिया आपसे प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप खुद से प्यार नहीं कर रहे। तो आप टीचर हो, आप लॉयर हो, आप बच्चे हो, मैं सबको सिखाती हूँ लव योर सेल्फ। आप खुद से जितना प्यार करोगे ना, आप देखना आपको जिंदगी से उतना ही प्यार मिलेगा। देखो प्रॉब्लम हर जगह है, फूल अगर भगवान ने बनाया है, कांटे तो देगा ही ना, वरना हर कोई तो तोड़ लेगा। तो उसको प्रोटेक्ट भी तो करना है। हमारे लिए वो प्रॉब्लम, वो प्रोटेक्शन है। हमें पता लग जाता है अच्छा कुछ गड़बड़ हो रही है, ये प्रॉब्लम आई है, तो अब हमें अपने आप को दूर करना है उस सिचुएशन से, उस व्यक्ति से। तो इट्स इम्पोर्टेंट। हम ब्लेम करते रहते हैं, भगवान ने ऐसा कर, मैं मतलब बहुत अगेंस्ट हूँ इस चीज की, वो दकियानूसी विचारों से कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। अच्छी बात है, आप कैपेबल हो, कुछ शायद सीखने को मिलेगा, वो आपको कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को। एक बहुत अच्छा कोट मैंने पढ़ा था कुछ समय पहले, कुछ दिन नहीं, कुछ टाइम पहले, कि भगवान ने आपकी जिंदगी से किसी भी XYZ व्यक्ति को निकाल दिया, इसका मतलब उसने वो कॉन्वर्सेशन सुनी है जो आपने सुनी नहीं थी। सीरियसली ये तो है, ये चीज है। शायद वो इंसान इसीलिए कई बार चला जाता है कि उसके माइंड में कुछ चीजें चल रही हैं या कुछ हार्म करती है, जो आपकी फैमिली को हार्म करती है। इट्स बेटर वो डिस्टेंस हो गया, नाउ जस्ट लिव योर लाइफ हैप्पीली। एक चीज आपने बहुत अच्छी बोली कि हमें अपनी ही कंपनी को एंजॉय जरूर करना चाहिए, अपने आप को प्यार जरूर करना चाहिए, यही लाइफ है। अगर आप ही अपने आप को प्यार नहीं कर पाओगे, अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं कर पाओगे ना, तो सामने वाला भी नहीं कर पाएगा। तो हम एक वर्ड सिखाते हैं कई बार कम्युनिकेशन में, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट। वो चीज रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो सामने वाला भी आपकी कैसे। आपकी जो ये प्यारी सी कविता है, उसे सुनकर हमारी जो लाइफ है एक मुझे सामने ट्रांसपेरेंट वे से दिख गई है, रिवाइंड हो गई है कि हाँ रियलिटी में यही तो होता है, यही सब चीजें तो होती है। और आपके हमारे ये पॉडकास्ट के थ्रू मैम, बीइंग अ पेरेंट चीजें सीखने को मिली, बीइंग अ टीचर चीजें सीखने को मिली। हम एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे चीजें सीख सकते हैं, क्या गलतियां हम करते हैं, क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, सीखने को मिली। और मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, आई होप आप सबको भी ये चीज बहुत अच्छी लगी होगी कि टीचर कैसे बनना है। टीचर बनना सिर्फ एक डिग्री गेन करना नहीं है, एक कनेक्शन होना जरूरी है, एक आपके अंदर टैलेंट होना जरूरी है, एक अंदर फीलिंग होना जरूरी है। तो पॉडकास्ट हमारा बहुत अच्छा रहा मैम, थैंक यू सो मच। आप आए, आपने अपना समय दिया, कीमती समय दिया, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू एवरीवन, एंड आई होप कि आप को इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ भी लाइफ में है ना, बहुत सारी चीज़ों पे हमने बात किया, बहुत सारी चीज़ों पे मैंने और तमन्ना मैम ने बात की, तो आपको कुछ तो मतलब आपको वो ये कहते हैं ना कि हिंट मिली होगी अपनी लाइफ में कि कैसे क्या करना है, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर। और जस्ट बी हैप्पी एवरीवन, लव योर लाइफ, लव योर सेल्फ। हाँ, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये सच में मैं मानती भी हूँ, बीइंग अ पर्सन मैं ऐसी ही हूँ। और जस्ट मुझे पता नहीं है कैसे बोलते हैं, लेकिन हाँ, मैम के चैनल को और भी जो देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, और मैम बेल आइकन होता है मैम, इसमें भी क्या प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मैम को खूब आगे लेके जाएं ताकि आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एवरीवन।